Hello students, welcome to all of you in the Mongale College classes. Myself Gundan Mongale. Student, in the last class we had discussed about the 11th chapter, isolate 12th chapter of reproduction plants. Now today, according to the demand of students, we had discussed about, I am starting the new chapter of your unit number 5 of the 11th syllabus, that is called as digestion and absorption. Okay, actually ये चैप्टर आपके 11th के सिलेबस में चैप्टर यूनिट नंबर 5 में 16 नंबर का चैप्टर है बेटा, और उसका नाम है, द नेम ऑफ चैप्टर इज डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं? न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, डाइट क्या है, डायटिस्ट क्या है, ओके। उसके बाद ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम में कौन कौन से स्टेप होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, ओके। बाद में डाइजेशन कैसे होता है, माउथ में कैसे डाइजेशन होता है, कुछ पार्ट ऑफ द एलिमेंट का नाम है डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन में डिस्कस, ओके। बाद में अब्जॉर्प्शन डिस्कस करने वाले हैं, इरिगेशन, पूरा पार्ट हम इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट continue the chapter, that is digestion and absorption. So what is digestion and absorption process? Okay, you know every living organism need nutrient for their survival, food and nutrient for their survival. You know food is the basic need of life, basic need of living organism. Okay, food and water and shelter जो है एनिमल के बेसिक नीड है, उसमें से जो फूड है वो आप न्यूट्रिशन बोल के यूज करते हैं ना, ओके। फूड एज ए न्यूट्रिएंट्स, ओके। डाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं? फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। सो व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? द सब्सटेंस व्हिच यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर कंप्लीट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ऐसे सब्सटेंस कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लेता है और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट करता है, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट बोलेंगे, न्यूट्रिएंट। और जो प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट यूटिलाइज करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं बॉडी, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट मतलब सब्सटेंस है और न्यूट्रिशन मतलब प्रोसेस है ना। तो डाइजेशन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्जन सिंपल में होता है। और न्यूट्रिशन में क्या होता है? इट इज द गेटिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। न्यूट्रिशन में आपको क्या मिलता है? फ्रॉम न्यूट्रिशन यू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। न्यूट्रिशन में आपको क्या मिलता है? फूड से, जो फूड आप खा रहे हो उस फूड से आपको एनर्जी मिलती है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि जो फूड आप खा रहे हो दैट फूड कंटेन व्हाट? फूड इज नथिंग बट द न्यूट्रिएंट्स। फूड क्या था? न्यूट्रिएंट थे ना, न्यूट्रिएंट थे फूड और ऑर्गेनिज्म फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। और फूड इज जनरली प्रोवाइड टू द एनिमल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। फूड मतलब क्या है? न्यूट्रिएंट है। और न्यूट्रिएंट जो एनिमल यूज करते हैं वो न्यूट्रिएंट्स से उस एनिमल को एनर्जी मिलती है ना। तो एनर्जी किस लिए मिलती है? एनर्जी फॉर द लाइफ एक्टिविटीज। फूड से आपको जो एनर्जी मिलती है उसकी वजह से आपके लाइफ में एक्टिविटी हो सकती है ना। आप खाओगे तो ही आप काम कर पाओगे, ओके। एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट, डाइजेशन, ये जो बहुत एक्टिविटी है बॉडी की, वो पूरी एक्टिविटी होने के लिए आपको न्यूट्रिएंट चाहिए, आपको फूड चाहिए। तो फूड क्या प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटी। फूड की वजह से आपको एनर्जी मिलती है और जिसकी वजह से आप आपके लाइफ की एक्टिविटी मेंटेन कर पाते हो। एक सेकंड फंक्शन इज दिस मटेरियल यूज्ड फॉर ग्रोथ। न्यूट्रिएंट यूजफुल फॉर द ग्रोथ। अगर न्यूट्रिएंट मिलते हैं आपको, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ओके, फैट मिलता है, तो आपकी बॉडी की ग्रोथ हो सकती है। क्योंकि सेल के लिए न्यूट्रिएंट इसेंशियल है। सेल के प्रोटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट इसेंशियल है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में जब तक न्यूट्रिएंट नहीं जाते तब तक वहां पे मेटाबॉलिज्म नहीं होता, और जब तक मेटाबॉलिज्म नहीं होता तब तक न्यूट्रिएंट से एनर्जी नहीं मिलती, और जब तक एनर्जी नहीं मिलती तब तक ग्रोथ नहीं होती। इसलिए न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ। तो न्यूट्रिएंट का पहले क्या होना चाहिए? पहले डाइजेशन होना चाहिए।
फिर वो न्यूट्रिएंट सेल में जाएंगे और सेल में जाने के बाद आफ्टर गोइंग इन द सेल दैट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड एनर्जी, दैट न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस एनर्जी. You know, one molecule of glucose produce 38 ATP ना, that is what chemical energy. Nutrient से आपको क्या मिलती है? Chemical energy मिलती है. So nutrient is essential for getting energy ना. Nutrient से आपको क्या मिलती है? Energy मिलती है. Nutrient से आपको क्या मिलता है? ग्रोथ होती है न्यूट्रिएंट की वजह से बॉडी की. प्रोटीन की वजह से मसल डेवलप होते हैं. कार्बोहाइड्रेट की वजह से फैट डेवलप होती है, मतलब फैट्स वगैरह स्टोर होते हैं बॉडी में. तो ये आपका न्यूट्रिएंट्स है. They maintain the body temperature. न्यूट्रिएंट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर. वैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है जब आप सेलुलर रेस्पिरेशन करते हो तो आपके सेल में क्या होता है? न्यूट्रिएंट ब्रेक होता है, फूड ब्रेक होता है और उस फूड से आपको क्या मिलते हैं? कुछ एटीपी मिलते हैं. 40% एनर्जी इज कंजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड 60% एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट. जब आपकी बॉडी सेलुलर रेस्पिरेशन करती है तो आपके सेल से क्या निकलते हैं? दो टाइप की एनर्जी मिलती है. वन इज एटीपी एंड अदर इज सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? हीट. और जो हीट है वो आपके सेलुलर रेस्पिरेशन से निकलती है. दैट हीट मेंटेन योर बॉडी टेम्परेचर. सो न्यूट्रिएंट से आपको क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट की वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है. ओके, बॉडी वार्म रहती है, हीट रहती है बॉडी में, टेम्परेचर में लॉस. सबसे फंक्शन लास्ट वाला फंक्शन में बता रहा हूँ, द रिपेयर टू लॉस्ट टिश्यू. आपको पता होगा जब आप प्रोटीन खाते हो तो प्रोटीन खाने की वजह से प्रोटीन में कुछ फाइबर रहते हैं, कुछ प्रोटीन रहते हैं और वो क्या करते हैं? आपके डैमेज जो टिश्यू है आपकी बॉडी में, डैमेज हुए वाले जो टिश्यू है उसको रिपेयर करते हैं. जो वुंड होती है, जख्म होती है आपकी बॉडी में, उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है? न्यूट्रिएंट करता है ना. तो न्यूट्रिएंट की वजह से जल्दी से जल्दी आपकी बॉडी में क्या होता है? टिश्यू जो डैमेज हुआ था वो रिपेयर हो जाता है. Right? So this is about the digestion of food or nutrition. Next, food nutrient कौन-कौन से? Which are the food nutrient utilized by the human beings or animals? Human being और animal जो है कौन-कौन से food nutrient लेते हैं ना? चैप्टर का नाम तो आपको पता होगा अभी. Which are the food nutrient taken up by living organisms? कौन-कौन से nutrients? Food nutrients. कौन-कौन से food nutrients लिविंग ऑर्गेनिज्म ले पाते हैं? आपको पता है एक्चुअली जो न्यूट्रिएंट्स है हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स. मैक्रो मींस जिसका मोलेकुलर वेट ज्यादा है, जो ज्यादा क्वांटिटी में लगते हैं. दोज न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर इन लार्ज क्वांटिटी एंड हैव मोलेकुलर वेट हाई आर कॉल्ड एज बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स. और जो न्यूट्रिएंट्स जो लेस क्वांटिटी में लगते हैं और जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम है उसको बोलते हैं बायो माइक्रो न्यूट्रिएंट. राइट? तो हम न्यूट्रिएंट का हम डिस्कशन करते हैं. तो सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट आपको लगता है आपकी बॉडी को, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें फिर मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड ये शुगर रहते हैं, उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं. आपको पता होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन होता है वो प्लांट में होता है. कैसे? बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से. और वो कार्बोहाइड्रेट जब एनिमल में आता है तो उससे एनिमल को एनर्जी मिलती है ना. जनरली कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट बॉडी यूटिलाइज करती है ज्यादा? ग्लूकोज इज रेडिली अवेलेबल शुगर. रेडिली अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट है जो बॉडी इंस्टेंटली फास्ट यूटिलाइज करती है. इसलिए हम जब सलाइन लगाते हैं पेशेंट को तो उसके अंदर डायरेक्टली हम ग्लूकोज लगाते हैं. मिल्क नहीं लगाते, फ्रूट का जूस नहीं लगाते, क्योंकि फ्रूट के जूस में आपको पता है फ्रुक्टोज रहता है, मिल्क के अंदर लैक्टोज रहता है. वो नहीं लगाते, हम ग्लूकोज लगाते हैं. क्यों? क्योंकि ग्लूकोज इज द रेडिली अवेलेबल शुगर and easily utilized by every cell of the body and it is most preferred carbohydrate for the energy for the body ना. ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का यूज किया जाता है इसमें कार्बोहाइड्रेट में. उसके बाद में सेकंड पॉइंट ले रहा हूँ. सेकंड न्यूट्रिएंट जो है दैट इज प्रोटीन. प्रोटीन कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स. प्रोटीन की वजह से बॉडी बिल्डअप होती है. और आपको पता होगा प्रोटीन कैसे बनता है? अमीनो एसिड से. प्रोटीन कैसे बनता है? अमीनो एसिड से. अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन बनती है, उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन. जैसे कार्बोहाइड्रेट में हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड चेन. कार्बोहाइड्रेट में जो लॉन्ग पॉलीसैकेराइड है
उसको पॉलीसेकेराइड चेन बोलते हैं। जैसे कि स्टार्च है, सेलुलोज है, वैसे प्रोटीन में अमीनो एसिड की चेन बनती है, उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट। और प्रोटीन कैसे बनता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए बनता है, और आरएनए में ट्रांसलेशन होता है सेल में, और प्रोटीन बनता है। जिस तरीके से प्रोटीन क्या है? न्यूट्रिएंट है। और बॉडी में भी प्रोटीन बनता है, और वो प्रोटीन हम न्यूट्रिएंट में भी लेते हैं ना। दिस प्रोटीन्स वी आर टेकिंग इन द न्यूट्रिएंट फॉर्म, ये न्यूट्रिएंट के फॉर्म में लेते हैं। नेक्स्ट और क्या है? लिपिड है, लिपिड है या फैट है, लिपिड है या फैट है, जिसके अंदर क्या रहता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लिपिड क्या है? हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है, वाटर हीटिंग सब्सटेंस है, जिसके अंदर क्या रहता है? इट कंटेन व्हाट? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, दो केमिकल कंपोजिशन है। कहां पे? लिपिड और फैट के अंदर। उसके बाद विटामिन्स या विटामिन्स, विटामिन्स जिसमें वाटर सोल्यूबल विटामिन है कुछ, और फैट सोल्यूबल भी है। विटामिन मतलब क्या है? माइनर क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में लगने वाले वाइटल अमाइंस है, उसको बोलते हैं विटामिन, जिसमें कुछ फैट सोल्यूबल है और कुछ वाटर सोल्यूबल है। ओके, ये आपको पता होगा। विटामिन के टाइप्स है, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। बाद में कुछ मिनरल्स लगते हैं, मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। और वाटर भी इंपॉर्टेंट है। वाटर यूजफुल फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन, वेरियस हाइड्रोलाइजिंग रिएक्शंस, एंड इट इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में एंटर होता है। और वाटर मेंटेन द बॉडी ऑस्मोटिक बैलेंस, वाटर की वजह से बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन होता है, और डिहाइड्रेशन अवॉइड करता है। कौन? वाटर। अगर वाटर है तो क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रॉपर होती है बॉडी में, एंड प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी। वाटर की वजह से क्या होती है? डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं बॉडी में। वाटर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, various hydrolysis reaction in the body, as well as they also maintain the dehydration of body, या prevent मतलब कम करते हैं। क्या कम करते हैं? बॉडी के अंदर का जो डिहाइड्रेशन हो रहा है, बॉडी के अंदर का जो वाटर लॉस हो रहा है, वो वाटर लॉस कम करते हैं। कौन? वाटर प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन इन बॉडी। तो पहले हम देखते हैं क्या है, बाद में अभी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करने के पहले आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। ह्यूमन डाइजेशन में क्या है जो प्रोवाइड करते हैं आपको एनर्जी। न्यूट्रिएंट तो मैंने बता दिया आपको, मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से, माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से। ओके, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है? मैक्रो मतलब बिग मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, उसको हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। और व्हाट इज डाइट या व्हाट इज डायटिक्स? डायटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। डायटिक्स क्या है? ऐसी ब्रांच है साइंस की कि जहां पे हम स्टडी करते हैं किसका? फूड स्टॉक एंड देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। डायटिक्स एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम फूड स्टॉक कौन से, फूड स्टॉक मतलब फूड के कौन कौन से टाइप्स अवेलेबल है, और उसमें से आपको कौन कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं फूड से, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है उसकी, रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द एज एंड स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स। डायटिक्स क्या करता है? फिर आपको कौन सा फूड सुटेबल है, आपकी बॉडी को कौन सा फूड सुटेबल है, आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी फिजिकल कंडीशन कैसे है उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट करता है, उसको बोलते हैं डायटिस्ट। ओके, और डायटिस्ट कौन है फिर? या डायटिस्ट मीन्स द पर्सन, डायटिस्ट मतलब ऐसा पर्सन है जो आपको गाइडलाइन करता है कि आप क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, आपकी बॉडी को क्या सुटेबल है, प्रोटीन कितना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, विटामिन कितना चाहिए, मिनरल कितना चाहिए। ये जो पर्सन आपको बताता है आपकी बॉडी की फिजिकल कंडीशन मेंटेन करने के लिए, मेंटल कंडीशन मेंटेन करने के लिए, उसको बोलते हैं डायटिस्ट। ओके, जो फूड यूटिलाइज करने के लिए या प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स आपको सप्लाई करता है और उससे आपको न्यूट्रिशन फुलफिल होता है ना। उसके बाद मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज ह्यूमन न्यूट्रिशन। ओके, ह्यूमन न्यूट्रिशन इंक्लूड 5 स्टेप्स। ह्यूमन न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स है। ओके, न्यूट्रिशन में क्या होता है, देखो आपकी बॉडी में जो फूड आता है वो फूड
क्या होता है, यूटिलाइज करते हैं बॉडी, और वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, वो फूड बॉडी यूटिलाइज करके उस फूड का ब्रेकडाउन होता है और उस फूड से आपको एनर्जी मिलती है, एंड दैट एनर्जी यूटिलाइज फॉर वेरियस बॉडी एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, मीटिंग ऑफ बॉडी एनर्जी, इसके लिए न्यूट्रिशन का यूज होता है। तो न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या है, न्यूट्रिशन इंक्लूड व्हाट, न्यूट्रिशन इंक्लूड्स बेसिकली 5 स्टेप्स। न्यूट्रिशन में बेसिकली 5 स्टेप्स है। कौन कौन से, नंबर एक इंगेशन, इनटेक ऑफ फूड थ्रू माउथ का इंगेशन, और जो एनिमल इंगेशन करते हैं इसलिए उसका एनिमल बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल हैविंग इंगेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सो देयर न्यूट्रिशन कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, माउथ के द्वारा लेते हैं उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इंगेस्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, ओके, फूड इनटेक करते हैं। सेकंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंगेशन? इंगेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड थ्रू माउथ इज कॉल्ड एज इंगेशन। ओके, इनटेक ऑफ फूड थ्रू माउथ, जब हम माउथ के द्वारा फूड लेते हैं उसको हम बोलते हैं इंगेशन। व्हाट इज डाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ complex food into simple form. Okay, then non-absorbable food into absorbable form, non-diffusible form of food into diffusible form with the help of various digestive enzymes, with the help of different एलिमेंट्री कैनाल पार्ट एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेशन कैसे होता है? डाइजेशन करने के लिए एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उनका रोल इंपॉर्टेंट है। और डाइजेशन के लिए अलग अलग एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम फॉर्म होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में, एंड दैट एंजाइम्स आर हेल्प इन द डाइजेशन प्रोसेस, दैट इज कन्वर्शन ऑफ complex food into simple form, non-absorbable into absorbable form, non-diffusible into diffusible form। तो याद रखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया आपको, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट इन, दैट इज माउथ। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है? माउथ में होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, स्टार्च का डाइजेशन माउथ में होता है। क्यों? क्योंकि माउथ में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम रहता है, एंड सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स help in the breakdown of starch into maltose, and that's why the process of digestion start in the mouth. Okay, digestion clear? बाद में next process कौन सी है? absorption। what is absorption? आपको पता होगा, इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ड्यूडेनम में मैक्सिमम फूड डाइजेशन होता है, जेजुनम में और इलियम में अब्जॉर्प्शन होता है। और अब्जॉर्प्शन मतलब क्या है? इंटेस्टाइन की जो वॉल है, ओके, व्हाट इज अब्जॉर्प्शन? अब्जॉर्प्शन क्या है? इंटेस्टाइन की जो वॉल है, आपको पता है इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर ये विला रहती है, विला है। इनसाइड द इंटेस्टाइन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ विला, एंड विला इज नथिंग बट द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, and inside the villi there is the food in the form of simple food. इंटेस्टाइन के अंदर सिंपल फूड रहता है, और वो सिंपल फूड, डाइजेस्टेड फूड विलाई के द्वारा विलाई अब्सॉर्ब होते हैं कहाँ पे? ब्लड में। और ये फूड कहाँ जाता है? विलाई से कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है या लिम्फ में जाता है। व्हाट इज दिस? ब्लड कैपिलरीज। डाइजेस्ट हुआ फूड जो है, सिंपल फूड जो है, सिंपल फूड फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सिंपल फूड फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन्स, absorbed by the villi and goes into the blood is called absorption। उसका हम absorption बोलते हैं। ओके, और याद रखिए absorption में क्या होता है, फिर जो इंटेस्टाइन के अंदर जो ल्यूमेन में फूड था वो ब्लड में चला जाता है। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का और एक नाम है
यूटिलाइजेशन। एसिमिलेशन को क्या बोलते हैं? यूटिलाइजेशन बोलते हैं। आपको पता है ये जो न्यूट्रिएंट्स है अगर ब्लड में गए, ये जो फूड न्यूट्रिएंट्स है ब्लड में गए, इंटेस्टाइन से ब्लड में गए ना न्यूट्रिएंट्स, अभी ये जो फूड है ब्लड से कहा जाता है? ब्लड आपको पता है सर्कुलेट होता है कहां पे? थ्रू आउट द बॉडी, बिकॉज यू नो ब्लड इज द व्हाट? फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और वो न्यूट्रिएंट कैरी करता है ब्लड। और ये न्यूट्रिएंट्स व्हेन दैट न्यूट्रिएंट गोज विद द ब्लड, जब ये न्यूट्रिएंट क्या होते हैं ब्लड के द्वारा बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, एंड विद दैट न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द व्हाट? बॉडी टिश्यू। जब ये न्यूट्रिएंट कहां पहुंचते हैं? व्हेन दैट न्यूट्रिएंट्स आर रिच इनटू द बॉडी टिश्यू, when that nutrients are reach into the body tissue, utilized by the body cells and stored in the form of protoplasm. Remember, digested food nutrients are circulate throughout with the help of blood, and then blood provide what? Nutrient to the body cells. जब ये nutrient कहाँ जाते हैं? Body cell में जाते हैं और store in the form of, accumulate in the form of protoplasm in the cell is called as assimilation और utilization। यहाँ पे बॉडी सेल क्या करते हैं? जो ब्लड में आया हुआ न्यूट्रिएंट्स है फूड है वो यूटिलाइज करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। और लास्ट जो पार्ट है न्यूट्रिशन का, द फाइनल पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशन इज इगेशन। व्हाट इज इगेशन? अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है उसको हम बोलेंगे fecal matter. The process of removal of undigested, unabsorbed food, eliminate in the form of fecal matter, eliminate in the form of stool, is called as igation. Igation is also called as defecation. Very important point. Igation का और क्या नाम है? Defecation बोलते हैं उसको, means process of removal of fecal matter with the help of anus. Undigested food जो था फाइनली आपको पता है कहाँ जाता है? रेक्टम में जाता है, रेक्टम में जाके स्टोर होता है और वो रेक्टम में स्टोर होने के बाद फाइनली रेक्टम के नीचे एनस है, वो एनस के द्वारा वो फूड निकल जाता है बाहर, उसको हम बोलते हैं इगेशन। ओके, अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है एनस के द्वारा, दैट इज कॉल्ड इगेशन। सो दिस इज अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन है ह्यूमन बीइंग में, इसके 5 स्टेप है, 5 स्टेप आपको सीक्वेंस से आना चाहिए। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीक्वेंस पूछ सकते हैं। ओके, और कौन से स्टेप में क्या हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1। पहला इंगेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा अब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन या यूटिलाइजेशन, और 5 इगेशन और डिफेसिकेशन, रिमूवल ऑफ फेकल मैटर, रिमूवल ऑफ स्टूल थ्रू एनस पर डिफेसिकेशन। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड। मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम निकाल के दिखाया था आपको। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड क्या है? न्यूट्रिएंट कौन से, फूड न्यूट्रिएंट कौन से? तो मैंने आपको उसका एक सर्कुलर फॉर्म में फूड कॉन्स्टिट्यूएंट का डायग्राम दिया था, एक डायग्राम निकाल के दिया था उससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से फूड के। अभी भी मैं आपको एक छोटा सा ट्री डायग्राम बना रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। फूड में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मतलब कौन कौन से घटक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है। तो पहला है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट इज ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ओके, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और ऑर्गेनिक में कौन कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन्स। ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड, विटामिन। ओके, ये किसमें आते हैं? ऑर्गेनिक में आते हैं। और इनऑर्गेनिक में क्या क्या आता है? मिनरल एंड वाटर। मिनरल्स एंड वाटर आर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ये 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है।
ओके, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड के अंदर आपको मिलता है। ओके, अभी न्यूट्रिएंट जो है हम दो तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, कौन कौन से, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड ओके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो गए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हुए। उसके बाद न्यूट्रिएंट जो है दो टाइप के मैं बता रहा हूं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या उसको बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स व्हाट, large. Okay, these are also called as proximate principle of food. Macronutrients are called as proximate principle of food. मतलब फूड में ज्यादा लगते हो कौन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स आर constituent of energy source and production of different organic functions. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ओके और लिपिड, ये जो तीन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ये तीन जो है मैक्रोमोलिक्यूल में आते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट इंक्लूड्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल फूड। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल फूड बोलते हैं किसको, माइक्रोन्यूट्रिएंट को, जिसमें मिनरल, विटामिन, वाटर आता है ना, मिनरल्स आते हैं, विटामिन आते हैं, वाटर आता है, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट में। ओके, इसलिए उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल फूड, जिसकी वजह से बॉडी का प्रोटेक्शन भी होता है। ओके, एंड डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ओके, मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या करते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं क्या, एनर्जी टू द बॉडी, और ये डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती, मगर ये जरूरत है उसकी, माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी जरूरत है। ओके, और डिफिशियंसी रिलेटेड टू स्पेसिफिक डिसीज, अगर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर कम हो गए बॉडी में, तो आपके बॉडी में डिफिशियंसी डिसीज हो सकते हैं। ओके, सो ये न्यूट्रिएंट्स है। सो न्यूट्रिशन किसके लिए जरूरत है, बॉडी फंक्शन के लिए, बॉडी का फंक्शन मेंटेन करने के लिए। और माइक्रो एलिमेंट जो है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में जो मिनरल्स है, मिनरल्स में मैं आपको बोल रहा हूं माइक्रो एलिमेंट्स, मिनरल के अंदर आते हैं। कौन कौन से मिनरल्स जो माइक्रो एलिमेंट में आते हैं, आयरन, आयोडीन, जिंक, मैंगनीज, ओके, कोबाल्ट, कॉपर, मॉलिब्डेनम रिक्वायर्ड फॉर द स्मॉल क्वांटिटी। ओके, एंड व्हाट इज द बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट किसको कहते हैं, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का प्रोपोर्शन एक मिलता है। याद रखो, सबसे ज्यादा आपकी बॉडी को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, कितना, 60 to 70%। योर बॉडी नीड मैक्सिमम फूड न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हाउ मच, 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर। फैट्स कितना चाहिए, 15 to 25% फैट्स, एंड प्रोटीन इज 10 to 50%। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, your body require how much, 60 to 70% of carbohydrate. Okay, then how much lipid requirement of lipid is 15 to 25% of lipid, and approximately protein require is 10 to 15%. क्या लगता है, प्रोटीन लगता है। दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। ओके, जिसमें आपको एक मिनरल भी मिलते हैं, विटामिन भी मिलते हैं, ये बैलेंस डाइट में आता है। और व्हाट इज रगेज, रगेज इज नीडेड फॉर द नॉन न्यूट्रिएंट इंडाइजेस्ट पार्ट। रगेज क्या है, रगेज जो है फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट में मिलता है आपको, और रगेज से आपको एनर्जी नहीं मिलती, रगेज से। फाइबर इनिंग प्लांट जो है उसमें आपको मिलता है रगेज, और वो डाइजेशन करने के लिए हेल्प करता है, उसको रगेज बोलते हैं। अभी मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट है। ओके, व्हिच आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे आपको दो डायग्राम निकालना है।
पहला डायग्राम निकालना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की और दूसरी डायग्राम निकालना है ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम में आपको निकालेंगे, आप निकालेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम अन्ननलिका बोलते हैं, अन्ननलिका जो माउथ से एनस तक जाती है उसको एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा जो है दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्ट करने वाले ग्लैंड्स को डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आल्सो कॉल्ड एज एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड बोलते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल आल्सो कॉल्ड एज गट, एलिमेंट्री कैनाल को हम गट बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में आपको पता होगा सबसे पहले कौन रहता है, एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कॉल्ड एज माउथ। सबसे पहले जो ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल वो है माउथ, जिसका प्रोटेक्शन होता है लिप से, दो लिप प्रोटेक्शन करते हैं माउथ को। माउथ का फंक्शन क्या है, फूड इनटेक करना। सेकंड पार्ट कौन सा है, बकल कैविटी, बकल कैविटी आल्सो कॉल्ड ओरल कैविटी, ओरल कैविटी जिसमें क्या रहता है, टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स का ओपनिंग होता है वहां पे बकल कैविटी में। ओके, टीथ है, टंग है, उसका फंक्शन देखेंगे बाद में। थर्ड इज कॉल्ड एज फेरेंक्स, फेरेंक्स इज द कॉमन पाइप फॉर। ओके, बकल कैविटी में क्या क्या है, बकल कैविटी में क्या क्या है, टीथ है, टीथ है, टंग है, टंग है। फेरेंक्स में क्या है, फेरेंक्स में सिर्फ आगे 3 पार्ट्स, फेरेंक्स में 3 पार्ट है, कौन कौन से, नासोफेरेंक्स, नासोफेरेंक्स मतलब नोज से कनेक्ट हुए वाला, बाद में ओरोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स और तीसरा दैट इज लैरेंजोफेरेंक्स, लैरेंजोफेरेंक्स मतलब जो लैरेंक्स से रिलेटेड है उसको बोलते हैं लैरेंजोफेरेंक्स बोलते हैं ना, ये फेरेंक्स पार्ट है। ओके, उसके बाद फेरेंक्स के बाद कौन आता है, इसोफेगस, इसोफेगस जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, इसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। ओके, इसोफेगस के बाद क्या आता है, आफ्टर द इसोफेगस, आफ्टर द इसोफेगस देयर इज स्टमक, स्टमक ये क्या है, जे शेप्ड सैक है जो टेम्पररी फूड को स्टोर करता है, उसको हम स्टमक बोलते हैं। और स्टमक के और पार्ट बनते हैं, वन इज फंडस, दूसरा कार्डियक, कार्डियक और तीसरा जो पार्ट बनता है पाइलोरिक, पाइलोरिक, पाइलोरिक पार्ट बनता है। और कार्डियक से रिलेटेड और एक पार्ट है उसको बोलते हैं बॉडी, कार्डियक से बाजू में जो पार्ट है उसको बोलते हैं बॉडी। मतलब स्टमक के अंदर फंडस है, कार्डियक है, पाइलोरिक है और बॉडी भी है। ओके, बाद में मैं आपको बता रहा हूं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, जो सबसे लॉन्ग पार्ट है, अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर लॉन्ग पार्ट है, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। और स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, वन इज डिओडिनम जो सी शेप्ड ट्यूब है, स्टमक को और इंटेस्टाइन को जोड़ती है। ओके, देन सेकंड इज जेजुनम, जेजुनम और लास्ट इज इलियम, इलियम। ये 3 पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के। बाद में क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ व्हाट, सीकम, सीकम क्या है, सीकम पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो किसको जोड़ता है, इलियम को और लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ने वाला जो सैक है उसको बोलते हैं सीकम, जहां पे कुछ यूजफुल माइक्रो ग्रो होते हैं जो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं सीकम के अंदर। सीकम के बाद कौन शुरू होता है, कोलोन, कोलोन में और 3 पार्ट है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन और सबसे लास्ट वाला पार्ट है रेक्टम, रेक्टम जहां पे फीकल मैटर स्टोर होता है। और जो लास्ट ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की, जहां से जहां से क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर चला जाता है, उसको बोलते हैं एनस। तो ये देखिए ये पूरे पार्ट एलिमेंट्री कैनाल के है, उसको हम गट बोलते हैं। माउथ से लेके एनस तक, ये मैंने ट्री डायग्राम बताया इसकी एलिमेंट्री कैनाल की। और उसके बाद
मैं आपको कल जो डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करता हूँ। डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से उसके बारे में डिस्कशन करता हूँ थोड़ा सा। डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से, दोज ग्लैंड हेल्प विद द डाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो ग्लैंड डाइजेशन ऑफ फूड के लिए हेल्प करते हैं उसको डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। उसमें मेन है कौन कौन, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स जिसके 3 पेयर रहते हैं, 3 पेयर्स रहते हैं। that is one is parotid salivary glands, second is sublingual salivary glands, and third is submandibular salivary glands, सबमैंडिबुलर सैलरी ग्लैंड। ये सैलरी ग्लैंड के 3 पेयर्स है और रहते कहाँ पे हो, वॉल ऑफ बकल कैविटी में, और ओपन कहाँ होते हैं, बकल कैविटी के अंदर। ठीक है, ये सैलरी ग्लैंड है जो सलाइवा सिक्रेट करते हैं, अमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, है ना। अमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस, लाइसोजाइम एंजाइम प्रोड्यूस, लाइसोजाइम एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो बैक्टीरिया को वगैरह किल करते हैं। तो ये हो गया सैलरी ग्लैंड्स। सेकंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो डाइजेशन करने के लिए हेल्प करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है जो फूड डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। थर्ड वन इज कॉल्ड एज लीवर, जिसके 2 लोब रहते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब्स, जिसके जो कवर है उसको ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। लीवर इज कॉल्ड एज लार्जेस्ट ग्लैंड्स इन द बॉडी, जो चॉकलेट कलर के रहते हैं, जिसको हम चेक पोस्ट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। लीवर को लार्जेस्ट ग्लैंड है जो बॉडी के अंदर जो फूड है आया है उसका चेकिंग करता है, टॉक्सिन वगैरह आया तो उसको रिलीज कर देता है, निकाल देता है। ओके, डिटॉक्सिफाई करता है फूड को लीवर। देन नेक्स्ट इज पैंक्रियास। लीवर के बाद क्या है, पैंक्रियास। व्हाट इज पैंक्रियास जो ऑर्गन लिप शेप्ड है, लिप के जैसा ऑर्गन है, और उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। पैंक्रियास को एंडोक्राइन ग्लैंड व्हाई, उसके एक्सोक्राइन पार्ट में एंडोक्राइन पार्ट भी है। एक्सोक्राइन पार्ट जो है उसका डक्टेड पार्ट जो है उसको बोलते हैं एसिनी, जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं पैंक्रियाटिक अमाइलेज जैसे, और एंडोक्राइन पार्ट जो है उसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। उसमें 3 टाइप के सेल रहते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, जिससे अलग अलग हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए पैंक्रियास को हम बोलते हैं heterocrine glands because acts as a exocrine as well as endocrine gland. First and last one is intestinal glands. Last one is called as intestinal glands. जो इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं उसको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलते हैं, जो फूड डाइजेशन के लिए और अब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करते हैं। ओके, इंटेस्टाइन के अंदर मोस्टली जो म्यूकोसा नाम का लेयर रहता है विलाई के ऊपर, ब्रेथ बॉर्डर के साथ साथ वहां पे इंटेस्टाइन के ऊपर ग्लैंड रहती है। ओके, गोबलेट सेल जैसी ग्लैंड रहती है जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ऑब्जॉर्प्शन करने वाले भी सेल रहते हैं इंटेस्टाइन के बाद में, तो उसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। जिससे डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे। कल मैं आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव के डायग्राम निकाल के डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। ये आज मैंने डायग्राम बताया इसके। हैव अ गुड डे। Food is to our body what fuel is to an automobile. It contains biomacromolecules such as carbohydrates, proteins and lipids, as well as vitamins and minerals, which enable our body to perform functions such as respiration, excretion, and so on. However, our body is incapable of using certain biomacromolecules such as carbohydrates and proteins in their original form. It therefore relies on the digestive system to break down food and convert the biomacromolecules into smaller, simple and absorbable molecules. Our digestive system comprises the alimentary canal or the gastrointestinal tract and the digestive glands. The alimentary canal, the long pathway through which food enters the body and solid wastes are digested, includes organs such as the mouth,
pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and anus. If we observe the structure of an alimentary canal,